friends, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita and today I will teach you chapter number 8 globalization. ये आपका कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो हम आज इस ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। First is what is the means of globalization? Globalization refers to integration of an economies in the world. It means interconnection or interrelation between two or more countries. जब किसी भी कंट्री का अनदर कंट्री के साथ रिलेशन होता है तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? ग्लोबलाइजेशन में। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है इसमें फ्लो ऑफ आइडियाज भी हो सकते हैं, फ्लो ऑफ कमोडिटीज भी हो सकती है, फ्लो ऑफ कैपिटल भी हो सकती है एंड फ्लो ऑफ कल्चर भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ओनली कमोडिटीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, नहीं, इसमें हर एस्पेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं लाइक कैपिटल, आइडियाज एंड कमोडिटीज, कल्चर। तो ये सारी चीजें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे गई? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन में इसमें एक एग्जांपल, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन कर लिया है, इंडिया ने ट्रेड बैरियर को हटा दिया है, इंडिया अपने आप को लिबरलाइज कर चुका है, तो उसमें इंडिया का अनदर कंट्री के साथ क्या है? फ्लो। ये फ्लो कर रहा है किसका? आइडियाज का, कमोडिटीज का एंड कल्चर का। उसी तरह वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इंडिया में अपने आइडियाज, कैपिटल या फिर कल्चर का फ्लो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका जो प्रभाव है वो क्या हुआ वर्ल्ड के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट है, लेट्स स्टार्ट इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर दैट क्या इंक्रीज हो गया? ट्रेड। ट्रेड इंक्रीज हुआ किस में? गुड्स एंड सर्विसेज का। कि जो ट्रेड है, पहले जो कंट्री ओनली अपने कंट्री में ट्रेड करता था, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वो किसी भी कंट्री में अपना ट्रेड सेटअप करके वहां पर वर्क करने लग गया। सेकेंड पॉइंट आता है न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक कंट्री अपना जो वर्क है वो दूसरे कंट्री में सेटअप किया, जो या फिर जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन हुई दूसरे कंट्री में जाके, तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हुई और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव आल्सो बीन इंक्रीज। कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर अपना वर्क सेटअप करता है, तो जिस कंट्री में वर्क सेटअप किया है उसके पास क्या आ गया? कि वो अनदर कंट्री जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके कंट्री में सेटअप हुआ। जिस कंट्री में एमएनसी को, यानी कि जो अनदर कंट्रीज की जो कंपनीज होती है, वो दूसरे कंट्री में तब जाते हैं जब उनको बेनिफिट लगता है। तो वो क्या होता है कि जिस कंट्री में कंपनी सेटअप की है उस कंट्री को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट रेजिज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक कंट्री की कंपनीज दूसरे कंट्री में गई, तो अब ऐसे कंट्री जिनमें लोगों के पास वर्क कम था, अब उनके सामने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आई। जॉब अपॉर्चुनिटी आने से उनकी इनकम अप हुई और इनकम रेज होने के रीजन से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी राइज अप हुआ। नेक्स्ट, इन इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेल्दी कंपटीशन। अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंट्रीज में हर कंट्री में देखते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है। हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की कंपनी आ चुकी है, एमएनसी सेटअप हो चुकी है। हर पर्सन के पास डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप देखते हो कि कोई कहता है मेरे पास ये यूएस की शर्ट है, मेरे पास इंग्लैंड के शूज है। तो ये किसके रीजन से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो जिस कंट्री में अनदर कंट्री की जब कंपनी सेटअप हुई तो उससे हेल्दी कंपटीशन हुआ। रीजन, क्योंकि अगर मान लो हम कोई भी गुड्स परचेज करने जाते हैं तो वह हम देखते हैं कि बहुत सारी चॉइसेस होती है, तो हमें जो बेस्ट लगेगा, जो रेट भी जिसके डाउन होंगे, जो बेस्ट क्वालिटी होगी, हम उसको चूज करते हैं। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो बहुत सारी कंपनी सेटअप नहीं होती, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो क्वालिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो नहीं होते, तो इससे क्या होता? हमारे सामने चॉइसेस नहीं होती और उससे हेल्दी कंपटीशन क्रिएट नहीं होता। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हेल्दी जो कंपटीशन है वो क्रिएट होता है और उससे जो कस्टमर है उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। ग्लोबलाइजेशन से गवर्नमेंट को तो है बेनिफिट, साथ में कस्टमर को भी बेनिफिट है, क्योंकि उसके सामने चॉइसेस बहुत ज्यादा आ जाती है। जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था,
आफ्टर 1947 टू बिफोर 1991, तो उस टाइम इंडिया में चॉइसेस नहीं थी। इट मीन्स इंडिया ओनली अपने कंट्री के प्रोडक्ट को ही यूज करता था, जिसके रीजन से जो कस्टमर थे उसके सामने चॉइसेस नहीं होती थी, तो उनको ओनली वही प्रोडक्ट यूज करना पड़ता था, चाहे वो हाई क्वालिटी का है, चाहे लो क्वालिटी का है, चाहे उसके रेट हाई है, चाहे लो है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज widened income disparities by making rich richer and the poor more poorer। जहां हमने देखा कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ऐसा तो है नहीं कि सारे बेनिफिट ही हुए हैं, कुछ लॉस भी हुए हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुए हैं। तो वो नेगेटिव इफेक्ट कौन सा हुआ है? तो फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऐसा पर्सन जिसके पास पहले बहुत ज्यादा वेल्थ थी, पहले बहुत ज्यादा रिच था, अब वो और ज्यादा रिच हो गया, क्योंकि जब कोई कंपटीशन होता है तो जिसके पास पहले ही कुछ होगा तो ही तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे पर्सन जो पहले ही रिच थे तो उन्होंने एमएनसी सेटअप की, वो पार्टिसिपेट करने लगे, और जो पहले पुअर थे तो वो पुअर होते चले गए और रिच रिचर होते चले गए। तो जो ये डिस्पार्टीज है वो और ज्यादा बढ़ गई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है। एक्सप्लॉयटेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमएनसी सेटअप करने के लिए हर कंट्री ने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एमएनसी को सेटअप करने के लिए एरिया चाहिए, तो जिसके लिए जो फ्लोरा है उसको वहां से हटा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जब क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में तो यू कैन राइट सेपरेट पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, जिससे आपका जो आंसर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा और जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट टॉपिक कॉजेस और फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को इमरजेंस कौन कौन से फैक्टर्स ने किया? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर। अगर हम ये सोचें कि ग्लोबलाइजेशन अभी हुआ है ये तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी से हो गया, या फिर प्रेजेंट टाइम में ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो हम इसमें रॉन्ग है, क्योंकि हम पहले से ही देखते हैं कि जब इंडिया अनदर कंट्री के ऊपर डिपेंड हुआ, इट मीन्स जब इंडिया कैप्चर किया गया था तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, तो ट्रेड करना मीन्स ग्लोबलाइजेशन के रीजन से था। उस टाइम भी जैसे हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हैं, तो सिल्क रूट से लोग क्या ले जाते थे? सिल्क लेके जाते थे, जिसके रीजन से उसका नेम सिल्क रूट हुआ था। तो उस टाइम भी ग्लोबलाइजेशन था, लेकिन वो थोड़ा ग्लोबलाइजेशन स्लो था। प्रेजेंट टाइम का ग्लोबलाइजेशन फास्ट है। तो उस टाइम जो ग्लोबलाइजेशन होता था तो उसी के आइडिया से ही प्रेजेंट टाइम का ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। तो जो हिस्टोरिकल फैक्टर है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया में आके यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट किया, आफ्टर दैट उन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉन्क्यूरिंग कर ली और बाद में देखा कि यहाँ तो अनस्टेबिलिटी है और उन्होंने इंडिया को कैप्चर करके अपने अंडर में ले लिया था। प्रीवियस क्लासेस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ कि उन्होंने जो प्रिंटिंग से उनको आइडियाज आए थे, जो प्रिंट कल्चर आई थी उनसे उनके अंदर इंस्पिरेशन हुई थी, उसके बाद ही तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग ने बनाई थी, आफ्टर दैट उससे वो सभी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी, तो वो किसके रीजन से हुई थी? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये है कि उस टाइम का ग्लोबलाइजेशन स्लो था, प्रेजेंट टाइम का फास्ट है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या इंक्लूड करोगे कि आप जब देखते हो कि प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई तो स्लो टेक्नोलॉजी थी, तो ग्लोबलाइजेशन कम था। आफ्टर दैट जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई टेक्नोलॉजी की और ग्लोबलाइजेशन भी उसी स्पीड से बढ़ता गया। तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हम अपने घर में बैठे बैठे ही होल वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। अभी आपने देखा कोविड-19 में सभी अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सबको पता है कि कितने केसेस हो गए, कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, किस कंट्री के डाटा क्या है, वैक्सीन का रिजल्ट है वो क्या है। तो ये हर चीज कैसे पॉसिबल हुई? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन। तो टेक्नोलॉजिकल जो रीजन है या टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर है ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, इससे भी ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है। एक कंट्री में बैठकर लोग दूसरे कंट्री के लिए काम करते हैं। अभी आपने देखा कोविड-19 में कि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है,
किसके रीजन से चल रही? ग्लोबलाइजेशन के रीजन से। अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं होती तो कैसे स्टूडेंट्स अपने घर बैठ के स्टडी कर सकते थे? मीन्स पहले तो ऐसा लगता था कि विदाउट स्कूल स्टडी हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो स्टडी हो रही। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुई ट्रांसपोर्ट में, ग्लोबलाइजेशन भी वैसा ही फास्ट होता चला गया। रेयर टाइम में उन्हीं जो शिप होती थी उन्हीं से, या जो सी रूट्स है उन्हीं के रूट से इंटरकनेक्शन होता था। जो कमोडिटीज थी उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू सी रूट होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये फास्ट हो चुका है, ट्रेन आ चुकी है, प्लेन्स आ चुके हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट के रीजन से भी जो ग्लोबलाइजेशन है वो फास्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन क्या होता है कि ट्रेड के ऊपर जो बैरियर लगता है, इट मीन्स टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, तो उन टैक्स को जब रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? लिबरलाइज हो जाता है। तो लिबरलाइज होने के रीजन से कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में अपनी एमएनसी को या अपनी जो भी कंपनी सेटअप करनी होती है वो इजीली कर सकते हैं। अगर ट्रेड बैरियर इम्पोज होता है तो बहुत कम एमएनसी दूसरे कंट्री में जाएगी, लेकिन अगर ट्रेड बैरियर रिमूव होगा, इट मीन्स लिबरलाइज हो जाएगा, तो दूसरे कंट्री में जो भी एमएनसीज होगी वो अनदर कंट्री में अपना वर्क सेटअप करने के लिए जाती है, क्योंकि उनको बेनिफिट ज्यादा होते हैं। तो जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ एमएनसीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनकी ग्रोथ फास्ट हुई। फास्ट होने के रीजन से ये अपना जो एमएनसी है ओनली अपने कंट्री में थोड़ी वर्क करेगी, इनको दूसरे कंट्री में जाना है, तो दूसरे कंट्री में जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन होगा, क्योंकि दूसरे कंट्री में जब इनकी कंपनी सेटअप होगी तो वो किसका रीजन बनेगी? ग्लोबलाइजेशन का रीजन बनेगी। तो ये भी फैक्टर ग्लोबलाइजेशन का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज मीन्स एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके ऊपर से क्या रिमूव कर दिया? टैक्स रिमूव कर दिया, यानी कि कंट्रोल जो था वो हटा दिया गया। तो इस कंट्रोल के रिमूव होने के बाद ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ। मान लो आपको कहीं पर जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसमें कभी कभी जा पाओगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शन किसी दिन परमिशन मिल सकती है तो आप जा सकते हो। लेकिन जब आपके बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी तो आप वो फास्ट आना जाना करोगे। तो वो क्या हुआ कि उससे आपकी फास्ट एक्सचेंज हुई। तो वो ही रीजन है कि जब कंट्रोल हट गया एक्सचेंज के ऊपर से तो क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन फास्ट हो गया। तो दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड थर्ड इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। 3 consequences of globalization. Let's start these consequences. फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है उसके यानी कि पॉलिटिकल कौन कौन से रिजल्ट आते हैं, पॉलिटिकल कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट गेट्स अफेक्टेड। जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तब से जो स्टेट का रोल है वो डाउन हो गया है, क्योंकि पहले स्टेट का रोल बहुत ज्यादा होता था। आपने देखा होगा कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट मान के उसका मेन रोल प्ले स्टेट करता था, बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा स्टेट का रोल डाउन होता चला गया। पॉइंट नंबर सेकंड आता है स्टेट्स बिकम टू वीक टू टेक ऑन डिसीजंस, कि जो स्टेट है वो उसके डिसीजन से वो काफी वीक हो चुके हैं, यानी कि वो रैंडमली अपने डिसीजन नहीं ले सकता या अपने डिसीजन को वो इम्पोज नहीं कर सकता है। तो उनके डिसीजन यानी स्टेट्स का रोल है, जो वेलफेयर स्टेट था उसका रोल काफी स्लो कर दिया गया है, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पॉइंट नंबर थर्ड आता है कि जो स्टेट का रोल है, यानी कि स्टेट का मेन वर्क क्या है? लॉ, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। कि स्टेट ओनली ये वर्क करेगा कि लॉ पास करना, ऑर्डर देना और सिक्योरिटी रखना, इसके अलावा अपना वर्क लिमिटेड कर चुका है। अब ये पॉलिटिकल की नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर हम उसमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं तो उसमें क्या आती है? स्टेट कैपेसिटी बूस्ट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। स्टेट की कैपेसिटी है वो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एक बूस्ट मिला है। बूस्ट क्यों मिला है? क्योंकि जो स्टेट का पहले बहुत ज्यादा वर्क था वो वर्कलोड कम हो गया, और क्या हो गया कि जिससे स्टेट में इनकम राइज अप हो गई, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो स्टेट की जो स्टेट की कंडीशन है उसको बूस्ट मिल गया। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूअस टू बी अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि जो स्टेट है वो पहले उसके पास वर्कलोड ज्यादा था, वर्कलोड ज्यादा होने के रीजन से वो बेस्ट वर्क नहीं कर पा रहा था, बट प्रेजेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन के रीजन से इसका जो वर्कलोड है वो काफी डाउन हो गया है,
जिससे ये अपना वर्क बेस्ट कर पाता है। कौन से वर्क? लाइक लॉ है, ऑर्डर है, सिक्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इको भी पढ़ा सकती हूँ, हिंदी भी पढ़ा सकती हूँ, पोल साइंस भी पढ़ा सकती हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा सकती हूँ एंड ज्योग्राफी भी पढ़ा सकती हूँ। अगर मैं ये पांचों सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो मैं कोई सब्जेक्ट बेस्ट नहीं पढ़ा पाऊंगी। और अगर मान लो मैंने अपने ही सब्जेक्ट के जो एक या दो सब्जेक्ट में परफेक्शन ली है, कोई जब बेटर पढ़ाऊंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज जो ज्यादा के चक्कर में पड़ता है वो कहीं का नहीं होता है। तो सेम वे स्टेट पहले बहुत सारे काम करता था तो वो बेस्ट तरीके से या बेस्ट मेथड से नहीं कर पाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके पास लिमिटेड वर्क हो गया है, जिससे वो उस वर्क को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहा है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है ये किसके रीजन से हुए? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन।